स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर का थर्ड पार्ट। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है और आप उसको मेरे कमेंट सेक्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड प्रिजर्वेशन। तो जैसे कि हमने भी जाना कि जो फूड पॉइजनिंग होती है वो उससे फूड जो है वो ख़राब हो जाता है और उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस डेवलप हो जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो अब हम फूड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे। इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ा था कि कई सारे मेथड्स होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के, स्टोर करने के। तो अब अगर आप सनलाइट में उसको सुखा लो, उसका मॉइस्चर को नष्ट मॉइस्चर ख़त्म कर दो, तो वो प्रिजर्व किए जा सकते हैं। यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन अटैक बाय फंगस। जो ब्रेड है, बची हुई ब्रेड होती है और मॉइस्ट कंडीशन में हो जाती है तो उसमें फंगस का अटैक हो, यानी उसमें फंगस जो है वो डेवलप हो जाता है और वो फूड को ख़राब कर देता है और उसमें से अजीब सी बदबू आने लगती है, उसका स्वाद भी और रंग भी दोनों बदल जाते हैं। ये जो इज़ द स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। अगर जो फूड ख़राब होता है, क्या वो केमिकल रिएक्शन है? यस। पहेली बॉट सम मैंगोज बट कुड नॉट ईट ऑफ देम फ्यू डेज। तो पहेली ने कुछ आम खरीदे और बहुत दिनों तक नहीं खाए, तो वो जो थे वो सड़ गए और उसके सड़ने से क्या वो बदबू आने लगी। लेकिन उसने सोचा जब दादी माँ अचार डालती हैं, पिकल डालती हैं, पिकल होता है अचार, तो वो तो कभी नहीं ख़राब होता, वो तो लंबे समय तक रखता है। तो वो कंफ्यूज हो गई। क्यों कंफ्यूज हो गई? कि जब उन्होंने पिकल डाले तो वो तो प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए थे उसमें, इस वजह से वो ख़राब नहीं हुए। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। वी हैव टू सेव इट एंड फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सकते हैं भोजन को अगर हम घर में प्रिजर्वेटिव्स अगर फूड में डाल दें। तो देखिए, पहला है हमारा केमिकल मेथड, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल। सॉल्ट और एडिबल ऑयल क्या होते हैं? ये दोनों कॉमन होते हैं, घरों में आराम से मिल जाते हैं और ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, तो ये प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। तो ये सॉल्ट और एडिबल ऑयल जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। वी ऐड सॉल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो अगर हम किसी अचार को बनाते हैं तो उसमें सॉल्ट या फिर एसिड्स होते हैं कुछ, उन्हें डाल देते हैं जिससे कि वो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं और ग्रोथ को रोक देते हैं, माइक्रोब्स के अटैक्स को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो इसमें से दो जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एक तो सोडियम बेंजोएट और दूसरा सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि अगर पूछा जाए आपको कि गिव द टू नेम्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, देन यू कैन राइट सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। दीज आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। और फिर जैम, यानी कि हमारा जो जैम है या स्क्वैश है, इसको भी स्पॉयल होने से बचाया जा सकता है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अगर जो हम लोग घर में नमक खाते हैं वो जो सॉल्ट है वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है और जो फ़िश और मीट है वो भी काफ़ी समय से, लंबे समय से प्रिजर्व करी जा रही है और उसमें भी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोका जा सकता है अगर उसको नमक लगा के रख दिया जाए। हम घर में आंवला को और जो कच्चे आम होते हैं या फिर इमली होती है उसको भी नमक लगा के प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम, जेलीज, स्क्वैश प्रिजर्व बाय शुगर। तो जो जैम, जेलीज, जो ये सब मीठी चीज़ें होती हैं उसको हम शुगर से प्रिजर्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होती है। शुगर जो है रिड्यूस कर देती है मॉइस्चर को, जो भी उसमें नमी होती है उसे रिड्यूस कम कर देती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है, जिससे जो फूड है वो स्पॉइल नहीं होता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल और विनेगर हैं, ये भी बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और फूड में जो भी बैक्टीरिया हैं उसको डेवलप होने से रोक सकते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश जो हैं वो इन्हीं के मेथड्स के थ्रू प्रिजर्व। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज। तो स्टोर और यूज़ करने से पहले घर में दूध को उबाला जाता है। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसी तरीके से अपना भोजन जो है वो भी जो हम उसको रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि जो लो टेम्परेचर है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो ये तो हो गया हमारा दूध की बात। तो क्या पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है वो बहुत कम टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, 15 से 30 सेकेंड, और उसको सडनली चिल्ड कर दिया जाता है और फिर उसे स्टोर कर लिया जाता है। इससे क्या होता है,
ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है और इस प्रोसेस को हम पास्चराइजेशन कहते हैं। और जो लुईस पास्चर थे, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कि लुईस पास्चर थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद है स्टोरेज और पैकिंग। तो ये जो है वो स्टोरेज और पैकिंग में भी एयर टाइट कोई भी चीज़ होती है उसमें ड्राई फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को सील करके रखते हैं पैकेट्स में, जिससे कि माइक्रोब्स के अटैक से बचाया जा सके और उसको मार्केट में सेल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम। हमने 6th और 7th क्लास में बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में पढ़ा था। तो बैक्टीरियम राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? ये लेगुमिनियस प्लांट्स में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो हम जानते हैं कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रूट्स के नोड्यूल्स में रहता है, जो रूट में गांठें बनी होती हैं उसमें रहता है। किस प्लांट में? लेगुमिनियस प्लांट में। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, बीन्स और पीस। तो इस तरीके के प्लांट्स में ये रूट्स में रहता है। और किस तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है? ये क्या करता है, जो भी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है सॉइल लिक्विड फॉर्म में, और वो जो सॉइल में मिक्स कर देता है। और फिर सॉइल जो है वो पानी और मिनरल्स के थ्रू अपने आप में एब्जॉर्ब जब करता है, तो जितना भी नाइट्रोजन होता है सॉइल में वो जो प्लांट्स के उसमें फैल जाता है। इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो होती है कि जो बैक्टीरिया है वो प्लांट को नाइट्रोजन देता है और जो प्लांट है उससे वो फूड लेता है। सम टाइम गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। नाइट्रोजन जो है वो कभी कभी जो है वो लाइटनिंग के थ्रू भी आती है। लाइटनिंग मतलब बिजली। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कांस्टेंट रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ये शो कर रहा है किस तरह से रूट्स में नोड्यूल्स हैं। आप देख सकते हो ये छोटे छोटे दाने देख रहे हो, ये नोड्यूल्स हैं। इसमें नाइट्रोजन बैक्टीरियम जो है वो रहता है। Nitrogen cycle. Our atmosphere has 78% of nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituent of all living organism. तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है 78% में, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। और ये जो नाइट्रोजन है वो बहुत एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन। तो इन सब में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। बट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स और एनिमल। लेकिन जो नाइट्रोजन हमारे वातावरण में मौजूद होता है डायरेक्ट प्लांट और एनिमल उसे नहीं ले सकते। तो फिर क्या होता है, सर्टेन बैक्टीरिया जैसे कि ये देखिए, सर्टेन बैक्टीरिया जैसे कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसके बारे में अभी हमने पीछे बात करी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपको दी हुई है ब्लू ग्रीन एल्गा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गा कहलाता है। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गा होता है, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, इस सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है एटमॉस्फेयर से और उसे कन्वर्ट कर देता है, कंपाउंड्स के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है जिस तरीके से उसको चाहिए होता है। तो ये सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल कंपाउंड्स में और फिर वो यूटिलाइज कर लिए जाते हैं रूट सिस्टम के थ्रू। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। और उसके फिर बाद ही जो सिंथेसाइज कर सकते हैं प्लांट्स नाइट्रोजन को प्रोटीन फॉर्म में और उसे यूज़ किया जा सकता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। अब क्या करते हैं, जो एनिमल्स प्लांट ईटिंग होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, वो इन प्लांट्स को खा लेते हैं और इस तरीके से जो ये नाइट्रोजन है उनकी बॉडी में पहुंच जाता है। देखिए, ये फिगर 2.2 अभी मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन उससे पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। When plants and animals die, अब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनके अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन जिन प्लांट्स ने खाया था वो मर गए, या फिर जो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट थी वो मर गए, तो बैक्टीरिया और फंगी जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में और इनको नाइट्रोजनियस वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर ये जो नाइट्रोजस कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट को कंपाउंड में बदल देते हैं और ये प्लांट्स के द्वारा दोबारा यूज़ कर लिए जाते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम ऑफ नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और इस तरीके से वापस ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में चला जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। इसीलिए जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कॉन्स्टेंट रहता है, बहुत कम मात्रा में ऐसा होता है कि या घटता बढ़ता है, वो नहीं बढ़ता है, उतना ही रहता है। अब हम नाइट्रोजन साइकिल को समझ लेंगे। देखिए, ये है नाइट्रोजन साइकिल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एक तो लाइटनिंग के थ्रू आती है ना, तो लाइटनिंग होती है, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग
बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेयर में उसे फिक्स कर देते हैं। फिर क्या होता है, बैक्टीरिया टर्न करता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में, जैसे अभी मैंने आपको बताया। फिर ये जो है वो कंपाउंड जो हैं जिन सॉइल में आ जाते हैं, सॉइल द्वारा प्लांट्स ले लेते हैं या फिर उन प्लांट्स को एनिमल खा लेते हैं। फिर क्या होता है, ये जो प्लांट्स हैं डेड हो जाते हैं या फिर एनिमल जो डेड हो जाते हैं तो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट में बदल जाते हैं, जो एक्सक्रीशन के थ्रू या फिर मर जाने के बाद वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। और इसे कौन बदल देता है, बैक्टीरिया कंपाउंड जो है वो नाइट्रोजन को गैस में बदल कर उसे वापस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में पहुंचा देता है। इस प्रकार से हमारी नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है। अब ये लेसन तो फिनिश हो गया। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। तो हमने इसको पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमको नहीं दिखाई पड़ते हैं, बहुत छोटे होते हैं और वो खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, केवल हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। देन दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग और डेजर्ट टू मार्शी लैंड। यानी हर प्रकार के वातावरण में ये रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट हो या फिर हॉट स्प्रिंग्स हो या फिर डेजर्ट यानी रेगिस्तान हो या फिर मार्शी लैंड यानी दलदली इलाका हो। फिर तीसरा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द एयर वाटर इन बॉडीज ऑफ प्लांट और एनिमल। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हवा में, पानी में और प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज़ में पाए जाते हैं। दे आर बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, या तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी वन सेल भी होते हैं, कंसिस्ट ऑफ वन सेल और कंसिस्ट ऑफ मैनी मोर सेल्स। देन नेक्स्ट वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो इनको किस तरह के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वायरस जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, मगर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मतलब इसमें काउंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब एंटर करता है उसी के बाद वो लिविंग होता है। देन नेक्स्ट वन है हमारा, virus are quite different from other microorganism because they reproduce only inside the host organism। ये तभी reproduce कर सकता है जब ये किसी host यानी living host के अंदर एंटर करता है, जैसे कि बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल सेल। इनके अंदर जब वायरस एंटर कर जाता है तभी वो मल्टीपल करके रिप्रोड्यूस कर सकता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए फ्रेंड का कार्य करते हैं, फ्रेंड टाइप में होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और ये कमर्शियल प्रोडक्शन पे मेडिसिन और अल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल टू सिंपल सब्सटेंस टू क्लीन द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे वातावरण को साफ करने का भी कार्य करते हैं। ये डेड प्लांट्स और एनिमल को ऐसे सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं जो सॉइल में मिक्स हो जाता है और वो न्यूट्रिशियस हो जाता है। प्रोटोजोन कॉज्ड सीरियस डिजीज़ लाइक डिजेंट्री एंड मलेरिया। तो जो डिजेंट्री और मलेरिया हैं वो प्रोटोजोन के कारण होते हैं और बहुत सीरियस डिजीज़ होती हैं ये। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द फूड कॉज फूड पॉइजनिंग। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड पर ग्रो करते हैं कुछ सर्कमटेंसेस में, जैसे कुछ वार्म इन्वायरमेंट में, और फूड पॉइजनिंग यानी फूड को पॉइजनस बना देते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड द रूट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। और जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट के नोड्यूल्स में रहते हैं और वो नाइट्रोजन को हवा से फिक्स करके सॉइल में लेकर आते हैं सॉल्युबल फॉर्म में और उसकी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर नाइट्रोजिनस कंपाउंड में फिक्स करते हैं। इस तरीके से लास्ट है, सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन द सॉइल एंड द नाइट्रोजन गैस विच इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजिनियस गैस में जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाती है। तो ये तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।